अश्विनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी पॉलिटेक्निक करने वाला स्टूडेंट जो फाइनल ईयर का छात्र हो या फिर वो लोग जो जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं और अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रणनीति आगे हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सारे जो आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिसकी जितनी भी समस्याएं, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए कि सर क्या करें कैसे करें, उन सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स का सेक्शन अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर का आपके पास सेक्शन अवेलेबल है। आप जब भी कोई मैसेज डालें तो मुझे थोड़ा टाइम दें। अगर वन बाय वन मैं रिप्लाई करता चलूंगा तो इस हिसाब से ही रिप्लाई कर पाऊंगा। पहले तो मैं देखता हूँ कि भाई जिन मुद्दों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उन वीडियो को आपको सजेस्ट कर दूंगा। अगर कोई नया टॉपिक ऐसा लगेगा कि जो आपको बताने के लिए है और ज़रूरी है तो उस मुद्दे पर मैं कोई ना कोई वीडियो बनाने के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से मैं आप तक आपकी सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि आपको तैयारी के लिए जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करने के लिए, उस वीडियो का आपको मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूँ। उस बटन को आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, उस वीडियो को देख करके आपको ये पता चलेगा कि मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी। ठीक है ना, तैयारी करनी है या नहीं करनी है, उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, और उसको जानने के बाद अब वो लोग जो तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से ध्यान दें कि हाँ आपने मन बना लिया हो कि आपको तैयारी करनी ही है, तो फिर आप मन बना चुके हैं तो चलिए आप यहाँ से आप इस वीडियो स्टार्ट करें। देखिए पूरा आपका अलग अलग जो नहीं अभी तक इस फील्ड में आया उनको अभी आइडिया नहीं है, तो मैं एक चीज बता दूं। जो लोग भी मुझसे पूछते हैं सर रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, टेक्निकल का सिलेबस क्या होगा, जीएस का सिलेबस क्या होगा, उनको मैं साफ शब्दों में बता दूं। सिलेबस किसी आपके जेई एग्जाम का फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसा जो डिपार्टमेंट रहे वो उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस निर्धारित करता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सिलेबस होता है, पहले चीज ये जान लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, सारे रास्ते हैं, लेकिन पहले कुछ चीजों को समझिए। कोई भी एग्जाम आपके पॉलिटेक्निक की डिग्री का और उसके सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम अगर हो रहे हैं तो वो अपना सिलेबस खुद ही देता है कि मेरे एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और अगर आप 3 सालों का डिप्लोमा कर रखे हैं सिविल में तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, वो ये बताएगा। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उन सब के लिए उनका खुद का सिलेबस डिफाइन होगा। ये बहुत आम बात है, ये कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत क्लियर है कि आपको पॉलिटेक्निक के लिए। अच्छा एक चीज और है, आप अगर ग्रेजुएट होते यानी बीटेक होते तो गेट का सिलेबस थ्रू आउट द स्टेट और सेंट्रल फिक्स है पूरा। ठीक है ना, तो उसका सिलेबस फिक्स रहता है हर बार, लेकिन उसमें भी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं डिपार्टमेंट वाइज होते हैं वो अपना सिलेबस देते हैं। ठीक है, अब आगे ये व्यवस्था आने के बारे में सोच हो रही है, बातें चल रही हैं कि आप आपका केवल एक एग्जाम, वन नेशन वन एग्जाम कराया जाए, जिसमें अगर आपको कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो वो एक प्राइमरी एग्जाम देगा और प्राइमरी एग्जाम के बाद वो एक मेंस का एग्जाम दे देगा जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, और फिर आपको उसमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही लागू हो जाएगा। तो फिर क्या करें कि कैसे करें कि हमें आगे भविष्य में नौकरियों की ज्यादा से ज्यादा हमारा काम उसमें हो पाए, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स हम क्वालिफाई कर पाए। चाहिए तो एक ही, लेकिन आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले जो लोग सब्जेक्ट्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर टेक्निकल में मेरे क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे और नॉन टेक्निकल में क्या सब्जेक्ट रहेंगे, चलिए मैं वन बाय वन सबकी बातें कर लेता हूँ। टेक्निकल में मैं जो सब्जेक्ट्स का नाम अब लेने वाला हूँ, सबसे पहले हम लोग टेक्निकल की शुरुआत करेंगे। क्या पढ़ेंगे कि टेक्निकल में क्या क्या आपका सब्जेक्ट है ये देखेंगे हम लोग, और उसके बाद उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, चाहे आप अपने से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो और चाहे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो सिलेबस को मैं अगर देखिए, आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कहीं भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको तो उसमें सारी गाइडलाइन खुद ही टीचर बता देंगे। ठीक है, सारी गाइडलाइन की क्या करना है कैसे करना है नहीं बता देंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनने से आप उसको कंपेयर करिएगा, और जो चीजें उसमें वो नहीं करा रहे हैं उसको आप अपने खुद के माध्यम से करिएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट हर मामले में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना,
बहुत सारे अच्छे होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं उसमें, लेकिन कई चीजें मिस होती हैं जिनको आप खुद से अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो वो चीज आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के छात्र ऑलरेडी हैं या फिर आप ज्वाइन करेंगे तो आप करिए ज्वाइन, लेकिन उन चीजों को उसमें ढूंढिएगा जरूर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। टेक्निकल में सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ये सब्जेक्ट से जो मैं नाम ले रहा हूँ वो इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए पढ़ना, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं उसी सीक्वेंस में नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस इसको कैसे पढ़ा जाए, और फिर मैं उनके मार्क्स भी बताता चलूंगा आपको कि उनके मार्क्स क्या ऑक्युपाई करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से छोटा सिलेबस है लेकिन अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में गेन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज्यादा दिक्कत वाली चीजें उसमें नहीं है, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उसमें अगर कम समय दें तो भी। इसलिए आप हमेशा शुरुआत बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से करिए, क्योंकि इसमें एक ये भी रीजन है कि आप इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, फर्स्ट ईयर में पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसको शुरुआत के समय पढ़े थे तो आप धीरे धीरे चीजें उसकी भूल चुकी होंगी। इस वजह से आप शुरुआत बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से करिए, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आप जो स्टार्ट कर सकते हैं, वो स्टार्ट करने के लिए आप अ, ये साथ साथ लेके चलिए, कम से कम दो सब्जेक्ट आपको साथ लेना पड़ेगा। लेकिन आप बीएमसी के बाद आप मैकेनिक्स, सोम और स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजें लगभग एक साथ चलेंगी। मैकेनिक्स आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैकेनिक्स में वो टॉपिक केवल पढ़ना है जो एग्जाम के ओरिएंटेड हो, ठीक है। पूरा आपको उसमें चीजें नहीं पढ़नी है। हालांकि मैकेनिक्स का ज्यादातर पार्ट जो भी सोम पढ़ाता है वो मैकेनिक्स के बारे में बेसिक जानकारी दे देता है। तो बेसिकली मैकेनिक्स ज्यादा नहीं पढ़ना है, सोम को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत मैकेनिक्स की जरूरत है, जिसको आप लोग शुरुआती में ही पढ़ लेंगे। तो मैकेनिक्स पर बहुत फोकस नहीं करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आपने मैकेनिक्स में एनर्सिया पढ़ लिया, आपने सेंट्रॉइड पढ़ लिया, उसके बाद आपने एस एफ डी बी एम डी पढ़ लिया। इनको पढ़ने के बाद एस एफ डी बी एम डी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना पढ़ने के बाद आप सोम पर स्टार्ट करिएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक और इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अभी ये मत, अभी मैं सब्जेक्ट के नाम ले रहा हूँ, कैसे पढ़ना अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा इस पर। अभी मैं ये थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपको ये बताऊंगा कि इनको पढ़ना कैसे है। आप सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या रखेंगे, आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, और उसी के साथ साथ आप एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, सोम और स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजें साथ में रहेंगी आपकी। और शुरुआत मैकेनिक्स से थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर सोम और फिर स्ट्रक्चर साथ में पढ़ेंगे आप, ठीक है। कुछ पार्ट स्ट्रक्चर के साथ साथ तो चलते रहेंगे आपके, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत उभरता हुआ सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा मार्क्स आजकल एग्जाम में ऑक्युपाई कर रहा है। पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सॉइल मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि आप सॉइल मैकेनिक्स का अगर तैयारी अच्छे से करते हैं तो लगभग हर एग्जाम में 10 से 20% नंबर सॉइल मैकेनिक्स अकेले ऑक्युपाई करता है। केवल सॉइल मैकेनिक्स से 10 से 20% तक नंबर बनते हैं, ठीक है ना। और अगला सब्जेक्ट जो आपका है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी जिसको हाइड्रोलिक्स आप लोग बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका अच्छा खासा नंबर 10 से 12% नंबर ये भी अकेले रखता है। ब्रॉड सिलेबस है कई पार्ट में, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग जो स्टैटिक काइनेमेटिक डायनामिक काइनेमेटिक पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग मशीन पढ़ते हैं, फ्लो थ्रू चैनल पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक जो आप मिला के कवर करते हैं कई सारे यूनिट्स में, उन सबको मिला करके 10 से 12 नंबर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स बनाता है। एक लेंदी सिलेबस है, टाइम लगता है कवर करने में इसको, ठीक है ना। डिप्लोमा में बहुत कम है, केवल स्टैटिक और थोड़ा बहुत डायनामिक और कैनामेटिक के बारे में बताया गया है, लेकिन ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो आजकल मशीन भी, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहले पार्ट था, सिविल में बहुत कम इसका मांग था, लेकिन अब वो मशीन जो है उसका जो हाइड्रोलिक्स में पंप और टरबाइन आप पढ़ते हैं उनसे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। अगला जो है अगला इस सीक्वेंस में कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीटी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी थियोरेटिकली पार्ट जो है थोड़ा सा आपको पढ़ना है, कंक्रीट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपरेशंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको। और साथ में आरसीसी को भी उसी के साथ पढ़ देना है। ये दोनों मिला करके, आरसीसी और सीटी दोनों मिला करके, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीटी मिला करके आपके एग्जाम में कम से कम 20 नंबर ऑक्युपाई करते हैं। ज्यादातर एग्जाम में 20% नंबर इन्हीं दोनों में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और आसान भी है, उतना दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप इनको पढ़ने का स्टार्ट करेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना।
तो आरसीटी और सीटी का जो टॉपिक है वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो अच्छा खासा, ये इन्हीं सीक्वेंस में है। ये सारे नंबर गेनिंग वाले टॉपिक थे, जितना भी मैंने अभी नाम लिया ना, ये मेजर मार्क्स ऑक्युपाई करते हैं। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से। अगला टॉपिक आपका जो होगा वो होगा सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन। सर्वेइंग आप पढ़ते हैं और उस ट्रांसपोर्टेशन उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप सर्वे पढ़ते हैं तो सर्वे का ज्यादातर जो एप्लीकेशन मिले, वैसे तो सर्वेइंग के बिना कोई काम संभव नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में सर्वे का खास यूज होता है, ठीक है। तो जब भी आप सर्वे पढ़ें तो साथ साथ कोशिश करें कि ट्रांसपोर्टेशन भी उसी समय आप पढ़ते रहें, जिससे आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ क्वांटिटी सर्वेइंग भी, सर्वेइंग में आपका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं आप, उसके साथ साथ क्वांटिटी सर्वेइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीनों टॉपिक आप एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ना है, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ। सर्वेइंग पढ़े बिना आप ट्रांसपोर्टेशन और क्वांटिटी सर्वेइंग का मतलब होता है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग या वैल्यूएशन, ये तीनों चीजें एक साथ आपको पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग बहुत छोटे सिलेबस में 4 से 5 नंबर हमेशा ऑक्युपाई करता है। ये 4 से 5 नंबर का मतलब हुआ, ये आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूँ, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ आउट ऑफ 100 बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में 4 से 5 नंबर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का आ जाता है, जो कि बहुत छोटे सिलेबस में अच्छे नंबर है आपको, ठीक है ना। उनकी तुलना में फ्लूइड मैकेनिक्स आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तब 10 से 12 नंबर आपका आएगा, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक पढ़ करके भी आप अच्छे नंबर उसमें ला सकते हैं। तो सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को आप एक साथ मिला देते हैं तो ये 20+ नंबर इन तीनों के भी हो जाते हैं आपके, ठीक है। अगली चीज आपकी होगी, क्योंकि मैंने इनका नाम एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक का क्वेश्चन दूसरे में आ सकता है, दूसरे का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता एग्जाम पेपर देखे कि सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में किस सब्जेक्ट से आया हुआ है। तो ये जान लीजिए, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में मिला करके भी एसएससी जेईई क्वेश्चन देता है, तो इसलिए मैंने उन सब्जेक्ट को एक साथ बाइंड कर दिया है, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है स्टील स्ट्रक्चर, यानी आप डीएसएमएस जो पढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और मैसोनरी स्ट्रक्चर। तो खैर मैसोनरी वाला पार्ट बहुत कम ना के बराबर आता है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा नंबर, 8 से 10 नंबर आपके एग्जाम में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी रखता है। ये आरसीसी की तुलना में इसका सिलेबस बहुत कम है, लेकिन मार्क्स भी उसी हिसाब के हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको भी इस आगे पड़ेगा। अब इसके बाद आता है पीएचई और इरिगेशन। पीएचई मतलब इसको आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से आता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, उसके बाद होता है आपका सैनिटरी इंजीनियरिंग। सैनिटरी इंजीनियरिंग का मतलब होता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, मतलब पानी की सप्लाई देना, फिर उस गंदे पानी को निकाल करके उसको डिस्पोज करना। ये काम, दोनों काम आ गए, मतलब वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंजीनियरिंग। और साथ साथ इन्वायरमेंटल के कुछ पार्ट, जैसे कि आपका छोटा छोटा पॉल्यूशन कंट्रोल आपको देखना पड़ेगा, उसमें ज्यादातर पार्ट पॉल्यूशन कंट्रोल का ही पढ़ना है। तो आपने सप्लाई पढ़ा, आपने सैनिटरी पढ़ा, और उसके बाद आपको पॉल्यूशन कंट्रोल उसमें पढ़ लेना। ये 3 टॉपिक इन्वायरमेंटल में आते हैं, जो कि आप अपने बुक में पीएचई के नाम से जानते थे, ठीक है, बेसिकली। और लास्ट में आता है इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का मतलब हुआ, इरिगेशन टॉपिक से बहुत माइनर क्वेश्चन आते हैं। अब वो एग्जाम वाइज भी डिपेंड करता है, मैंने बताया था कुछ कुछ एग्जाम के सिलेबस में यही सारे होते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट से मैंने नाम लिए पूरे, कई एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप एलएमआरसी का एग्जाम देने जाएं तो उसमें स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो अपने सिलेबस में पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो 5 से 6 सब्जेक्ट केवल, सॉइल मैकेनिक्स आपका हुआ, सर्वे हुआ, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन हुआ, इन्वायरमेंटल हुआ, बस ये 4 से 5 सब्जेक्ट, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हुआ, ये 5 सब्जेक्ट में एलएमआरसी का पूरा एग्जाम होता है। उसमें आरसीसी, सोम, हाइड्रोलिक्स, ये सब चीजें ना नहीं आती हैं, लिखा रहता है सिलेबस में पहले से ही। तो ये इतने मेजर सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप पूरा पढ़ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा कि आप इन सब्जेक्ट को कवर कर देंगे, सिलेक्शन आपका तय हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट इसके अलावा, सर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और उसके अलावा सीएमईडी है, मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट है। इन सब से कभी कभी 1-2 नंबर किसी किसी एग्जाम में आ गए, मतलब बहुत माइनर केसेस है, और जितने एग्जाम होते हैं वो इन्हीं 10 सब्जेक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये 10 सब्जेक्ट टेक्निकल के जितने भी मैंने नाम लिए, 8 से 10 सब्जेक्ट जो भी मैंने नाम लिए हैं, उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब उनको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो पढ़ने के लिए हम लोग को, बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि सर कहाँ से शुरुआत करें, कॉम्पिटेटिव बुक से पढ़ें तो सीधे क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले एक चीज माइंड में सेट करिए, आपको
खुद पढ़ना है, आडंबर में नहीं पढ़ना है। आडंबर का मतलब समझते हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कुछ मत करिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले थॉरली अपनी डिप्लोमा की बुक, जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने डिप्लोमा जिस माध्यम से किया है, इंग्लिश मीडियम से किया है तो बेटर इसलिए है क्योंकि बुक्स अच्छी अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में। लेकिन अगर आपने हिंदी से भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी की बुक्स उठाइए। पहले तो मन से ये निकाल दीजिए कि आपका हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा सा आपको शुरुआत में हर चीज में दिक्कत होती है, ठीक है ना। आप बाइक भी चलाना सीखे थे तो बिना गिरे नहीं सीख गए थे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत आपको करनी है डिप्लोमा की बुक से, अपनी किताब से। अगर आपने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन शुरू किया है पढ़ना, तो पहले आप अपनी किताब पढ़ जाइए डिप्लोमा की। उसमें से सब नहीं होगा, सारा चीजें उसमें से कंप्लीट नहीं होने वाली हैं, लेकिन उसको पढ़, शुरुआत देखिए, शुरुआत सबसे पहला काम अपनी बुक पढ़ना है आपको, पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़नी है, कुछ छोड़ना नहीं है उसमें, ठीक है। आपको बुक पूरी पढ़ जानी है। उसके बाद आपको यूथ कंपटीशन की बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। ये कहेंगे सर आप लो लेवल की, लो लेवल बुक नहीं है। जो यूथ कंपटीशन की बुक नई मार्केट में आई है, उनका लिंक, बच्चे कंफ्यूज है, कई मुझे दूसरे यूथ कंपटीशन में कई बुक है जेई की, कोई प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा है एग्जाम का, कोई केवल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। मैंने बोला था सब्जेक्ट वाइज, तो कंफ्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक आप वहां से परचेज कर लीजिए जाकर के, वही जो बुक का लिंक दूंगा वही परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर वो बुक लेते हैं तो आप यूथ कंपटीशन से स्टार्ट करके गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन तक आराम से पहुंचे। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक जो होती है वो एसएससी के लिए, मेंस और प्री दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो आप शुरुआत करेंगे अगर गुप्ता एंड गुप्ता से तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप शुरुआत यूथ कंपटीशन से करिए, जो कि बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश की समझ बढ़ेगी। फिर आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दूसरी किताब जब उठाएंगे यू गुप्ता एंड गुप्ता की, तो आपकी तैयारी समझ लीजिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप उसको समझने लगे हैं तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमें सबसे पहले अपनी बुक डिप्लोमा की अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हम लोग को शुरुआत करनी है प्रैक्टिस की यूथ कंपटीशन से, और जाना है गुप्ता एंड गुप्ता तक। इस दौरान आपको दिक्कतें कहाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी कि सर हमने स्टार्ट किया था गुप्ता एंड गुप्ता सॉरी यूथ कंपटीशन की बुक से, लेकिन सारे क्वेश्चन हमारे डिप्लोमा की बुक से हमारे सॉल्व नहीं हो पाए। जब आप एक बार डिप्लोमा की किताब अपनी कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, तब आपको जरूरत पड़ेगी किसी न किसी कोचिंग के नोट्स की। ये सेल्फ स्टडी का, अगर कोचिंग कर रहे हैं तब तो ये सब बवाल ही नहीं है, तब तो आपको केवल वहां पढ़ना है और घर पे आके प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचिएगा कि आप बीटेक की सारी किताबें खरीदने लगेंगे, बहुत दिक्कत होगी, बहुत महंगा भी हो जाएगा। वो चीजें नहीं करनी है आपको। आपको शुरुआत डिप्लोमा की किताब पूरी पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस में जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ये कैसे, आंसर तो दिया ही रहेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका आंसर ये कैसे हो रहा है, तो आप किसी न किसी नोट्स का सहारा लीजिए, किसी न किसी कोचिंग के नोट्स का सहारा लीजिए, या वीडियो लेक्चर्स का सहारा लीजिए, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं पढ़ा रहे हैं। आप टॉपिक डालेंगे तो उस टॉपिक पर भी स्पेसिफाइड वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इनके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बुक पढ़नी है, प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस के दौरान जिन क्वेश्चंस आप पर आपको दिक्कत आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, उनको आपको वीडियो या किसी कोचिंग के नोट्स के माध्यम से सॉल्व कर लेना है। जिस दिन आप ये तीनों काम सीक्वेंस से लगातार करने लगे, तो आपका टेक्निकल का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर टेक्निकल की बात करेंगे, जितने लोगों का ये मैसेज है सर आप कोचिंग कब शुरू करेंगे, चिंता मत करिए। थोड़ा सा मैंने भी ऑनलाइन के क्षेत्र में अभी कदम रखा है, अभी ऑफलाइन मैंने काफी दिनों से पढ़ा रखा है, तो थोड़ा समय दीजिए। टेक्निकल के लिए भी बैचेज में लाऊंगा, और बहुत ही अफोर्डेबल लाऊंगा, ठीक है ना। और इतना लाऊंगा कि आपको मैं अपने स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके इंटरव्यू भी दिखा दूंगा, उनसे आपको बात भी करा दूंगा कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या उसमें कुछ गड़बड़ी है। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए अपने अगल बगल, उनको आप बताइएगा कि ऐसा करना सही है, तो वो आपको क्या सलाह देते हैं उसको आप मानिएगा और मिलाइएगा इन चीजों से, कि शुरुआत ऐसे ही करनी है या कुछ और करना है। तो आप इन चीजों को कंपेयर भी कर लीजिएगा, मानिएगा इस बात को। आंख मूंद के मान लें तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आप जांच करने के चक्कर में, तो आप किसी भी सिलेक्टेड आदमी से पूछ सकते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी सही काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया तैयारी, जो भी करना है वो टेक्निकल मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट होता है आपका जीएस और करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये दोनों मेजर हैं। मैथ्स आपके एग्जाम में ना के बराबर, एसएससी जे में तो मैथ्स आता ही नहीं है। आपके स्टेट एग्जाम्स में भी मैथ्स का नाम मेंशन नहीं रहता है, हालांकि एक दो चैप्टर उसमें मैथ के इंक्लूड रह जाते हैं, जैसे अर्थमेटिकल रीजनिंग में मैथ्स थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जेई की किसी भी एग्जाम में, कुछ एग्जाम को छोड़ के। कुछ एग्जाम ऐसे हैं,
ऐसे एग्जाम जैसे कि आपका डीआरडीओ हुआ, जैसे कि आपका एग्जाम डीआरडीओ हुआ, डीआरडीओ के साथ साथ आपका इसरो हुआ, आपका एलएमआरसी हुआ, इनमें मैथ्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स आपको पढ़ना नहीं है उतना डिटेल में, और रीजनिंग दोनों को पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेनी है बस लास्ट टाइम पर। बता रहा हूं अभी पहले जीएस पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जीएस में सब्जेक्ट्स क्या क्या है और उनको कैसे क्लियर करें। जीएस के जो सब्जेक्ट्स मैं नाम लूंगा उनको उसी सीक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जीएस में आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है। अगली चीज आपको इन्वायरमेंट पढ़ लेना है। बायोलॉजी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है इन्वायरमेंट, जो बहुत छोटा सा पूछे जाए, जो कि ऑलरेडी आप टेक्निकल में पढ़े हुए हैं उसको काफी। पॉल्यूशन कंट्रोल अगर आपने पढ़ लिया है टेक्निकल में तो इन्वायरमेंट आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है नॉन टेक के पोर्शन में। तो आपका बायोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, लास्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप कहेंगे सर बायोलॉजी क्या आपने ऊपर रख दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे लास्ट में रखा है। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन मैंने उनको पढ़ने का सलाह इसलिए लास्ट में दिया है, यू आर ऑलरेडी बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो फिजिक्स आपकी ऑलरेडी अच्छी है, आपको बस थोड़ा सा उसको देख लेना है। आपको सरसरी निगाह से आपने देख लिया, फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम करेगा बायोलॉजी, जो अगर आप सच में इंजीनियर हैं तो आपको प्रॉब्लम करने वाली है बायोलॉजी। इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मैंने सीक्वेंस बता दिया है। इन सीक्वेंस को आप देख लीजिएगा, इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना। अब इनको पढ़ना कैसे है इन सारे सब्जेक्ट को, तो देखिए जीएस ऐसा है जिसको जितना ज्यादा आप सुने, इस पर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीजें डेटा बेस्ड होती हैं। जीएस में आपको एनालाइज नहीं करना है कि अगर ये इतना है तो ये इतना, कुछ नहीं। आपको आता है तो आप यस करेंगे, आपको नहीं आता है तो आप नो करेंगे। ठीक है, तो जीएस में आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं विदाउट एनालाइजिंग। टेक्निकल में एनालाइज करना है, जीएस में फैक्ट्स इकट्ठे करना है। तो जीएस में आप बेसिक कोशिश किया कीजिए कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको पसंद हो जीएस के लिए उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर आप कहीं से शॉर्ट नोट्स अरेंज कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी 10th तक आपने थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आप अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, तो जीएस आपका ऑलरेडी बेसिक सही होगा, तो आपको बस शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, आप उसको रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आपने जीएस कभी नहीं पढ़ा है लाइफ में, तो आप कोई ना कोई एक चैनल ऐसा फॉलो कर लीजिए जिस पर आपको जीएस के लेक्चर केवल सुनिए, और सुनने के बाद शॉर्ट नोट्स खुद से बना लीजिए। उसके शॉर्ट नोट खुद से बना लीजिए जीएस के। शॉर्ट नोट्स मतलब वन लाइनर, या फिर आप लूसेंट ले लीजिए, बहुत छोटी वाली जो किताब आती है लूसेंट की, बहुत अच्छी है आपकी एग्जाम के लिए तो इनफ है। अगर आप लूसेंट को ले लेते हैं पूरा, और उसके वन लाइनर आप समझ समझ करके, आपने लेक्चर लिया, लेक्चर में वो बातें बोली, अब आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप लूसेंट खरीदिए और लेक्चर सुनिए, जो टॉपिक सुन रहे हैं उसका लूसेंट लीजिए, और आप उसको एक एक लाइन को समझते हुए बुक को खत्म कर लीजिए। केवल एक छोटी किताब पतली आती है लूसेंट की, उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ, जितने सब्जेक्ट के मैंने नाम लिए वो सारे सब्जेक्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आपने वो बुक तैयार कर ली तो 50 में से 25 टू 30 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे, और 25 से 30 क्वेश्चन से ज्यादा जीएस में किसी का आता भी नहीं है। ठीक है ना, टेक्निकल के सेक्टर में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत आराम से इन चीजों को इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब लेक्चर शॉर्ट नोट्स आपने बना लिया जीएस का, और कहाँ से पढ़ना है, कोई भी यूट्यूब चैनल फ्री वाला कोई भी फॉलो कर लीजिए जिस पर जीएस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो, उससे नहीं होगा आपका। वो लेक्चर के बाद जब तक आप लूसेंट सॉल्व नहीं करेंगे, और तब तक आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। उसकी प्रैक्टिस के लिए कोई ऑनलाइन टेस्ट बुक, टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लीजिए आप। जैसे आपके पास टेस्ट बुक जो आता है एप्लीकेशन, उसकी मेंबरशिप ले लीजिए आप, 1 साल की मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत छोटा एप्लीकेशन है, आपको कई बार ऑफर्स में आप उसको परचेज कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर वो एप्लीकेशन भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, टेस्ट बुक नाम से एप्लीकेशन है, उस पर सारे टेस्ट रहते हैं, बहुत कम में 250-300-400 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ऑफर के समय में। और उस सब्सक्रिप्शन से आप कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस उस पर टेस्ट देख सकते हैं, अपना रैंक जान सकते हैं, अपनी पोजीशन क्या है, जितने लोग टेस्ट लिए हैं सब आपको उसमें बताता है। ठीक है, तो आप उस एप्लीकेशन को परचेज कर लीजिए, उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस चाहे टेक की हो चाहे नॉन टेक की हो, सारे सेट एग्जाम वाइज उसमें पड़े रहते हैं। ठीक है, आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, और जनरल स्टडीज मैंने बताया कि लेक्चर करिए, अरेंज करिए नोट्स का, लूसेंट का सहारा लीजिए, लेकिन लूसेंट तभी काम करेगा जब ऑलरेडी आप लेक्चर सुने हो या आपका बेसिक क्लियर हो, तभी लूसेंट काम करेगा, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपका बात करते हैं हम लोग
करंट अफेयर्स की, जीएस का ही पार्ट है जिसमें से बहुत ज्यादा पोर्शन धीरे धीरे करंट अफेयर्स उठने लगा है। तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है उसके लिए आपको देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना जिस पर कभी कोई कमांड आपको नहीं दिला सकता। इसके लिए कोई मंथली आप कोई एक वीडियो देख लिए या कोई मंथली पत्रिका पढ़ लिए, वो आउटडेटेड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको इसके लिए आपको रूटीन में लाना है। आपको आज से अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें अंतरराष्ट्रीय खबरें ज्यादा हों, जिस पर ऐसे मुद्दे आते हो जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो, उन न्यूज़पेपर्स को लेकर के, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जो आपको पसंद आ रहा हो, जो लैंग्वेज आपकी फेवरेट है, उसको लेके बस पढ़ना। बुरा लगेगा शुरुआत में, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको पलटने की आदत डालिए। एक दो खबरें पढ़ पाइए शुरुआत में, आप एक खबर पढ़ें, दो खबर पढ़ें, खबरें आपको समझ में नहीं आएंगी, न्यूज़पेपर आपको समझ में नहीं आएगा। न्यूज़पेपर आपको तभी समझ में आना शुरू होगा जब आप पॉलिटी और इकोनॉमिक पढ़ लेंगे जीएस में। अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमिक जीएस में पढ़ लेते हैं तब आपको न्यूज़पेपर धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, पलटना शुरू करिए, आदत डालिए न्यूज़पेपर रोज सुबह देखने की। अगर आप रोज सुबह न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका, यही नहीं, आप अगर फर्दर कोई बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं, और बड़े एग्जाम का अर्थ मैं स्पष्ट कर दूं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बाद में भविष्य में आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत है वो आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। मैक्सिमम जीएस के क्वेश्चन आजकल न्यूज़पेपर बेस्ड हैं, ये जान लीजिए आप, बस इतने से अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर अगर आप अब एकदम नहीं ही पढ़ पा रहे हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो आप एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पर, नेक्स्ट एग्जाम के नाम से आता है, हर सुबह सुबह नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर्स डालिएगा, आपको उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज सुबह 20 मिनट का करंट अफेयर्स उस पर अपलोड होता है। उस दिन के बारे में खास बातें, जैसे आज जो तारीख है उस तारीख के बारे में खास बातें वो भाई साहब बताना बहुत अच्छे तरीके से, उसके पीछे की वजह, उसके पीछे का लॉजिक, उससे जुड़ी और चीजें, सब कुछ वो बताना शुरू करते हैं सर। आप वो सुनना शुरू कर दीजिए, 20 मिनट आप डेली सुबह मोबाइल चालू करके छोड़ दीजिए। हो सके अगर आप एफर्ट लगाना चाहते हैं तो एक नोट्स, करंट अफेयर के नाम से एक नोट्स ले लीजिए, उस पर हर दिन का आप डेटा उस पर जो बताते हैं वो नोट करते रहिए। दैट्स इट, दैट विल बी इनफ। नेक्स्ट एग्जाम को अगर आप फॉलो करते हैं तो 20 मिनट का करंट अफेयर्स आपको 6 महीने बाद आपकी जानकारी इतनी बढ़ा देगा कि आप एकदम समझ लीजिए आग हो जाएंगे, बारूद की तरह आप बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा जनरल स्टडीज के बारे में बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हम लोग मैथ का मैंने बता ही दिया कि मैथ में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उस टॉपिक को उसमें आते हैं, वो भी एग्जाम वाइज आते हैं, तो मैथ्स का आप बेसिक जो +2 लेवल का मैथ्स है वो आप पढ़ सकते हैं, और अपने किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, जो एग्जाम हो उसका सिलेबस फॉलो करेंगे, ठीक है। रीजनिंग बार बार आने वाली चीज है, तो रीजनिंग को पढ़ने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता दूं, सिंपल चैप्टर्स के नाम पहले बता देता हूं मैं रीजनिंग के। रीजनिंग में सबसे पहली बात, एसएससी जेई की अगर मैं बात करूं, एसएससी जेई की रीजनिंग अगर आप उठाते हैं बहुत आराम से, पहली चीज कि रीजनिंग के दो पैटर्न है। एक रीजनिंग होती है जो ट्रिक बेस्ड होती है, जो बिना ट्रिक के आप जल्दीबाजी में सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको, वो वही सॉल्व कर पाता है जल्दी, समय ज्यादा लेंगे, आप बेसिक से करेंगे समय ज्यादा लगेगा, जो ट्रिक जानता है वो जल्दी सॉल्व कर देगा। लेकिन एसएससी जेई का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो ट्रिक के भरोसे मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी रीजनिंग होती है, लेवल बहुत नीचे होता है, आराम से आप कर सकते हैं, और जो ट्रिक्स के भरोसे उसमें जा रहा है, ट्रिक्स आपकी काम नहीं करने वाली है उसमें, ठीक है। मोस्टली नॉन वर्बल पोर्शन होता है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिक बेस्ड नहीं होते हैं, वो आपकी अपनी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आप चीजों को कितना ब्रॉडली देख पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो चैप्टर मैंने कुछ उसमें मेंशन किए हैं, जैसे अगर मैं केवल अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल की बात करूं, केवल अल्फाबेट और न्यूमेरिकल से मैं रीजनिंग की बात करूं, तो सारे अल्फाबेट का कहूं चाहे न्यूमेरिकल का, उसमें मिसिंग नंबर, मतलब कोई एक आकार बना दिया है, कोई चतुर्भुज बना दी, कुछ भी उसमें कोई नंबर मिसिंग है, चाहे वो नंबर मिसिंग हो चाहे कोई अल्फाबेट मिसिंग हो किसी सीरीज से, और उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, तो मिसिंग नंबर हो, ऑड वन आउट हो, एनालॉजी हो, सिमिलरिटीज हो, और डिक्शनरी हो। ये सब अल्फाबेटिकल पर, अल्फाबेट्स पर या नंबर पर डिपेंड करने वाले चैप्टर है, जो एसएससी जेई में 12 से 15 नंबर आराम से, 15 नंबर तक तो आराम से इन्हीं से आ जाएगा, केवल इन्हीं छोटे छोटे चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे तो इन्हीं से आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक मैं रखता हूं डायरेक्शन, मतलब दिशाएं, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। मैट्रिक्स आता है एसएससी जेई में, जो बहुत इजी होता है लेकिन बच्चे घबरा करके उसको छोड़ देते हैं।
आगे बात करते हैं हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइड, जो घन घनाभ के कुछ क्वेश्चन आते थे कि घन की काट देने पर कितनी फलकें दिखाई देंगी, ये वाले, लेकिन अब बहुत कम आ रहे हैं उसके क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसका आता था, ठीक है। उसके बाद आता है सिलोजिज्म, मतलब सिलोजिज्म क्या है आपका, हिंदी में मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये चैप्टर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, सब समझेंगे, पहले चैप्टर का नाम सुनिए। फिर आता है वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि कोई वर्ग दे देता है, इसमें अगर इतने लोग टीचर हैं, इतने लोग कलाकार हैं और इतने लोग ये कर लेते हैं, तो बताइए कौन सा वर्ग क्या करेगा, वो सब सारी चीजें आ जाती हैं वेन डायग्राम में। फिर नॉन वर्बल पोर्शन, नॉन वर्बल पोर्शन जो होता है, वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और फिगर कंप्लीशन, जो फिगर को कंप्लीट करना होता है, ये सब चीजें कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, इसको आपको प्रैक्टिस के बेस पर मत, पूरा ही रीजनिंग। तो आपको कैसे रीजनिंग पढ़नी है, कैसे आपको शुरुआत करनी है, कोई चैप्टर आपको रीजनिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तो आपको रीजनिंग का क्लास भी दे दूंगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा, लेकिन रीजनिंग के लिए आपको कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से समझिएगा, सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी पेपर एसएससी जेई का लीजिए, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस स्टार्ट करने में कमजोर से कमजोर बच्चा 30 क्वेश्चन कर जाएगा, अगर वो टाइम ना देखे तो। टाइम लग सकता है, लेकिन शुरुआत में ही आप 30 क्वेश्चन कर जाएंगे 50 में से, ठीक है। और वो बाकी 20 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आसानी से नहीं आएंगे। तो इसके लिए सीधा तरीका है, सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रैक्टिस को। अगर उस प्रैक्टिस सेट में किसी सेम टाइप के क्वेश्चन में आपको बार बार दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, आप प्रॉब्लम आ रही है आपको सेम टाइप के क्वेश्चन में बार बार, जैसे एक टॉपिक अगर आपको ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा है, तो बार बार ब्लड रिलेशन वाले सेट में आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ नहीं, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको टिक करिए, उस टॉपिक को सीधे सर्च करिए, उसको वहीं पढ़ जाइए, यूट्यूब पर सर्च किया, पढ़ गए आप वहीं पर। मतलब प्रैक्टिस के दौरान जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उसको नोट करना, और सीधे केवल वही टॉपिक जाके पढ़ लेना, पूरा नहीं पढ़ना है। रीजनिंग के शुरू से शुरू करें और लगे राम कहानी रचने, टेक्निकल है, आपको इतना नहीं पढ़ना है। एंट्रेंस क्लियर किया आपने तो आपका बेसिक ऑलरेडी ठीक है, तो आपको शुरुआत करनी है रीजनिंग की, और सीधे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सीधे शुरू किए, और जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म कर दिया। एक बार अगर आपने ऐसा कर लिया तो रीजनिंग पर आपकी कमांड बन चुकी है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जाम के एक सप्ताह, जैसे आज एग्जाम है और रीजनिंग उसमें मेजर पोर्शन में है, उसके एक सप्ताह पहले 10 से 15 सेट रीजनिंग की सॉल्व कर जाइए आप। प्रैक्टिस पहले का तो आप कर ही चुके हैं, और जिसमें प्रॉब्लम थी वो तो आपने सॉल्व कर ही लिया था पढ़ के, यूट्यूब से चाहे नोट से। अब आपको बस कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम छोड़ देना है, रीजनिंग को खत्म। टेक्निकल और जीएस डेली पढ़ना है, और रीजनिंग को एग्जाम के एक सप्ताह पहले 10 से 15 सेट रीजनिंग के सॉल्व कर लेना है। रीजनिंग आपका 48 47 आउट ऑफ 50 कहीं नहीं जाने वाला है, आपका आराम से इतने नंबर आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लास्टली मैथ मैंने आपको बता ही दिया है। रीजनिंग में एसएससी जेई में क्लॉक्स और कैलेंडर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम क्लॉक्स और कैलेंडर भी दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कि आपको क्या करना है और कैसे तैयारी करनी है। सारा सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। टेक्निकल के बुक्स के लिंक मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए सर कहाँ से किताब लें, ये सवाल मत करिएगा। आजकल बहुत सारे, मैंने बोला टेक्स्ट बुक ले लीजिए, तो उसी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वो एमआर सीट पर रंगना नहीं कि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए रीजनिंग की, तो मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा आपको, लेकिन आप प्रयास करिए कि आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर डायरेक्ट रीजनिंग का टेस्ट लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स ही हो रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम सब नहीं हो रहा है। आई होप आपके सारे डाउट इसमें मैंने सिलेबस से रिलेटेड कर दिए हैं। और रही बात कि मैं कब शुरू करूंगा, जिनके भी ये मैसेज है तो प्लीज थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरा क्लास शुरू होते ही मैं आपको नोटिफाई करूंगा, किसी तरीके से बताऊंगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जल्दी ही मैं प्रोग्रेस में लगा हूँ, एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, और उसके बाद आपका वो कोर्स लॉन्च कर दूंगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, इस तरीके से बताऊंगा कि आप आराम से जेई का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल में मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत बेहतर थी। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी उस पर वीडियो मैं आपको बाद में बना के समझा दूंगा, क्योंकि मेंस केवल एक ही एग्जाम लेता है, एसएससी। बाकी कोई भी एग्जाम रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल एसएससी ही है जो रिटन एग्जाम अभी तक लेता है। इसलिए बेफिक्र रहें, हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेंस आपका उतना ज्यादा जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स केवल प्रीलिम्स से ही लेते हैं। एसएससी मेंस के बारे में कैसे तैयारी करें, तो प्रीलिम्स का तैयारी करिए। मेंस आपका, अगर आपने प्रीलिम्स को जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ा है, तो मेंस आपके लिए बस 1 मंथ का और खेल होगा। उसके लिए मैं अलग से उपाय आपको बताऊंगा, 1 से 1.5 महीने में आपको मेंस। लेकिन
रट के नहीं, जैसे मैंने बताया है डिप्लोमा की बुक पढ़िए, वैसे पढ़िए, उस टाइप से अगर आप पढ़ें तभी आप बाद में मेंस आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।